सबसे ज्यादा ड्रग का खतरा कहां बना हुआ है? महाराष्ट्र में और पंजाब में। पंजाब में तो मैं लगभग सभी जिलों में जा चुका हूं। पंजाब में तो नशेड़ी बना बना के कन्वर्ट किया जा रहा है। पहले उनको ड्रग एडिक्ट बनाते हैं, जब वो नशेड़ी हो जाते हैं तो नशेड़ी व्यक्ति के लिए हिंदू बनना क्रिश्चियन बनना कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जब न इधर रहना ना उधर रहना। तो बाकायदा पंजाब में तो कन्वर्जन हो रहा है नशेड़ी बना के। और ड्रग का मूल कारण क्या है? ड्रग का पूरा कारोबार कैश में होता है कि ऑनलाइन होता है? जोर से बोलो, कैश में। और ड्रग का कनेक्शन करप्शन से कैसे है? पंजाब में एक डीआईजी पकड़ा गया, भुल्लर, 250 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसके पास। अभी 250 करोड़ की पकड़ी जा चुकी है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। अगर उस भुल्लर ने एक ड्रग स्मगलर से एक बार में 1 लाख रुपए लिया तो इसका मतलब उसने 25,000 ड्रग स्मगलर को छोड़ा। और एक ड्रग स्मगलर ने अगर 100 घरों में पुड़िया पहुंचाई, क्योंकि अगर 1 लाख भुल्लर को दिया है तो पुड़िया तो ज्यादा बेचेगा ना, वैसे वो 10-20 पुड़िया बेचता, लेकिन भुल्लर साहब ने 1 लाख ले लिया तो वो उसको पैसा अपना निकालेगा। अब वो 100 पुड़िया बेचेगा, 200 पुड़िया बेचेगा। तो अगर उसने एक ड्रग स्मगलर ने 100 पुड़िया पहुंचाई, इसका मतलब उस भ्रष्ट भुल्लर के कारण 25 लाख घरों में पुड़िया पहुंच गई। एक नारकोटिक डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर है यादव, दिल्ली का, उसका भी काम था ड्रग रोकना। उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। 100 करोड़ उसके पास मिली तो नीचे वाले भी कुछ लिए होंगे। भाई इंस्पेक्टर अकेले थोड़ी काम करता है, नीचे सिपाही उपाही भी होते हैं, और ऊपर भी लिया है तो नीचे भी लिए होंगे तो ऊपर भी पहुंचाया होगा। अगर उस यादव इंस्पेक्टर ने एक ड्रग पेडलर से 1 लाख रुपए लिया तो उसने 10,000 ड्रग स्मगलर को छोड़ा, और एक ड्रग स्मगलर ने अगर 100 घर में पुड़िया पहुंचाई, इसका मतलब उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर के कारण 10 लाख घरों में पुड़िया पहुंच गई। तेलंगाना का डिप्टी एसपी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, इसका मतलब उसने 20,000 लोगों को छोड़ा है, और 20,000 लोगों को छोड़ा तो 20 लाख घरों में पुड़िया पहुंची। एक कानपुर का डिप्टी एसपी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, इसका मतलब उसने 10,000 नशा तस्करों को छोड़ा। और सबसे चमत्कार तो आपके मध्य प्रदेश में हुआ है, एक सिपाही के पास 250 करोड़ की प्रॉपर्टी। पता नहीं वो खबर आपको पता है कि नहीं है? और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का सिपाही, ऐसा नहीं कि कोई बहुत खास जगह बैठा हो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का सिपाही। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का सिपाही कैसे कमाएगा? वो तभी कमाएगा जब उसको पता है इस गाड़ी में गाय जा रही है, गाय को छोड़ो, इस गाड़ी में नशा जा रहा है, नशे को छोड़ो, इस गाड़ी में अवैध जो है मानव तस्करी हो रही है, इनको छोड़ो। और अगर 250 करोड़ सिपाही ने कमाया तो थानेदार ने कितना कमाया होगा, और डिप्टी एसपी ने कितना कमाया होगा, और एसपी ने कितना कमाया होगा। और अगर 250 करोड़ सिपाही ने कमाया तो गृह मंत्री ने कितना कमाया होगा, क्योंकि 20% ऊपर तक जाता है ना, जाता कि नहीं जाता? कोई डाउट है सर? आप सोचिए, हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, लड़कों में नपुंसकता बढ़ रही है, लड़कियों में बाजुपन बढ़ रहा है, हमारा वंश खत्म हो रहा है, और लोग मालामाल हुए जा रहे, मालामाल हुए जा रहे। सिंगापुर में नशे का नामो निशान नहीं, क्योंकि सिंगापुर में एक व्यक्ति गलती से चला गया, अपने भारत का ही था, यहां बेचता रहता था, चलो सिंगापुर भी बेच के आते हैं। गया, उसके पास मात्र 900 ग्राम गांजा मिला। 900 ग्राम गांजा मतलब इतना सा। उसको उठाया, पकड़ा, उठा के फांसी दे दिया। और यहां 9-9 कुंटल गांजा पकड़ा जाता है, जमानत हो जाती है, तारीख पे तारीख होती है। ये ड्रग कारोबार आप रोक सकते हैं क्या? जोर से बोलो भैया। ये ड्रग के खिलाफ आपके सांसद विधायक आवाज उठाई क्या? ड्रग के खिलाफ 5,000 सांसदों विधायकों में किसी ने आवाज उठाई क्या? उठाना पड़ेगा। देखो, अपना काम है कड़वा सच को बोल के जाना। अगर बुरा लगे तो अगली बार मत बुलाना। हमें क्या है, हमें तो इतना बड़ा भारत है। अभी 500 जिले हुए हैं, अभी तो हम तहसील लेवल पे जाना शुरू करेंगे। अभी तो हम जिले जिले गए। नितिन जी बोले नहीं, चंदेरी तहसील है, लेकिन आप आइए, तो हमने कहा चलो आ जाते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं। आप नहीं बुलाओगे तो कोई बात नहीं, हम तो कड़वा सच बोलेंगे। और अगर हम मीठा झूठ बोलते तो बहुत पहले ही हम मंत्री बन चुके होते, हम बहुत पहले ही विधायक सांसद बन चुके होते। मीठा झूठ हमने छोड़ दिया। हमने इसलिए छोड़ दिया कि जिस सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारी माताओं और बहनों ने जौहर किया,
जिस सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे गुरुओं ने अपने प्राण त्याग दिए, जिस सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 साहिबजादों का बलिदान हो गया, जिस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इस भारत माता की सेवा के लिए वीर सावरकर जी ने काला पानी सह लिया, हम सांसद विधायक बनने के लिए अगर मीठा झूठ बोलते रहे तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी को। तो इस देश को अगर बचाना है तो नियम कानून बदलना पड़ेगा, और नियम कानून बदलने के लिए आपको धर्मांतरण भी रोकना पड़ेगा, आपको घुसपैठ भी रोकना पड़ेगा, आपको लफ्ज़ जिहाद भी रोकना पड़ेगा, आपको ड्रग्स जिहाद भी रोकना पड़ेगा। 3:15 हो चुके हैं, बस 5 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करेंगे। सत्यनारायण कथा का 4 अध्याय हो गया, अंतिम अध्याय 5वां अध्याय। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अशोकनगर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चंदेरी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धर्मांतरण लॉफुल एक्टिविटी है कि अनलॉफुल एक्टिविटी है? अरे लॉफुल है कि अनलॉफुल है? अंग्रेजी में जंजी बताएगा। धर्मांतरण कराना लॉफुल है कि अनलॉफुल है? अनलॉफुल है। और अनलॉफुल कानून के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास कानून है, 1967 में चाचा जी ने बनाया था, इसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। दुर्भाग्यवश धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, यह हमने इसमें कहीं मेंशन नहीं किया। धर्मांतरण अनलॉफुल है, धर्मांतरण गलत काम है, और गलत काम से निपटने के लिए कानून है, लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण कराना भी अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए 1980 में कानून बना, लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं धर्मांतरण के मामले में एनएसए नहीं लगा आज तक। क्यों? क्योंकि इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं कि धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है कि अनऑर्गेनाइज क्राइम है? ऑर्गेनाइज क्राइम है। धर्मांतरण प्लान्ड क्राइम है कि अनप्लान्ड क्राइम है? प्लान्ड क्राइम है। और प्लान्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सभी राज्यों के पास कानून है। ये महाराष्ट्र का मकोका है, गुजरात के पास गुजको का है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, एमपी के पास गुंडा एक्ट है, सबके पास है। लेकिन हमने धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर ही नहीं किया। ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया तो उनके ऊपर ये मकोका गुजकोका गैंगस्टर एक्ट लग ही नहीं रहा। धर्मांतरण आतंकवाद से बड़ा खतरा है, ध्यान से समझिए। धर्मांतरण आतंकवाद से बड़ा खतरा है। पहलगाम में आतंकवादी आए, 26 हमारे हिंदुओं की हत्या हुई, 26 बहन बेटियां विधवा हुई। अगर आप उसको जमीन पे असर हुआ क्या कि 26 हिंदू कम हो गए, 26 परिवार तो कम नहीं हुए ना, केवल 26 लोग कम हो गए। उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। आतंकवाद से साल भर में 1000 हिंदू कम होते हैं, उसमें सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आम जनता सब मिला दीजिए तो भी 1000 से कम ही होता है। आजकल तो 400-500 हो रहा है। उसमें माओवाद, नक्सलवाद भी मिला दीजिए। माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद सब मिला के 1000 हिंदू कम होते हैं, और अकेले धर्मांतरण से साल में 40 लाख हिंदू कम होते हैं। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताया है। लफ्ज़ जिहाद की मेरी पीआईएल है, जिसमें मैंने कहा है कि साल भर में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिलती है, 3.5 लाख नहीं मिलती, यानी 1000 बेटियां पर डे लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। और 1500 परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। उसमें जोशुआ प्रोजेक्ट भी है, क्रिश्चियन मिशनरीज का, दूसरे संगठनों का भी अलग अलग है। पर डे 1500 परिवार, एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000, और प्रतिदिन 10,000 का मतलब साल में 40 लाख। तो आतंकवाद बड़ा खतरा है कि लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण, जोर से बताइए जरा। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना चाहिए कि नहीं? लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना चाहिए कि नहीं? लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना चाहिए कि नहीं? लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करना चाहिए कि नहीं? लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण कराने वालों की नागरिकता खत्म करना चाहिए कि नहीं? कानून तो है, लेकिन संशोधन नहीं हुआ है। संशोधन कैसे होगा? आप कर सकते हो क्या? मैं कर सकता हूं क्या? फिर कौन करेगा? आपके सांसद विधायक ने इस मुद्दे को उठाया क्या? भारत में 5000 सांसद विधायक हैं, वो किसी ने उठाया क्या? तो हमें आपको मिलकर उठाना पड़ेगा। जिस दिन इस मुद्दे को 1 करोड़ लोग उठा लेंगे,
व्यवस्था बदल जाएगी। याद रखना, अगर लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण नहीं रुका, लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण नहीं रुका, तो जो नहीं सोचा है वो भी होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं। पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो चुके हैं। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो चुके हैं। कभी गंधार नरेश ने सोचा होगा कि यह गंधार अफगानिस्तान बन जाएगा? सोचा होगा क्या? अफगानिस्तान बना कि नहीं बना? जहां से माता कैकेयी आई थी, कैकेयी नरेश ने कभी सोचा होगा कि यह पाकिस्तान बन जाएगा? पाकिस्तान बना कि नहीं बना? आडवाणी जी को अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा कि नहीं? मनमोहन सिंह जी को मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा कि नहीं? इंद्र कुमार गुजराल साहब को मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा कि नहीं? राम जेठमलानी जी भागे, गुलजार साहब भागे, यश चोपड़ा भागे, प्रेम चोपड़ा भागे, देवानंद भागे, लाला अमरनाथ भागे, मोहिंदर अमरनाथ भागे। ये जितने लोग छोड़ के भागे थे, ये सब 1947 में मार्च के महीने में होली अपने घर में मना रहे थे। मार्च 1947 में आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मिल्खा सिंह, मनमोहन सिंह जी, इंद्र कुमार गुजराल साहब, देवानंद, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, लाला अमरनाथ, महेंद्र अमरनाथ, गुलजार, ये सब मार्च 1947 में अपने घर में मकान दुकान में बैठे हुए थे। और अगस्त में क्या हुआ? क्या हुआ अगस्त में? भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा? आपको एक बहुत, ये जैन मंदिर मैंने देखा तो याद आ गया। एक जैनियों का स्थान था, उसको कहते थे मूल स्थान, और विश्व का सबसे बड़ा, सबसे भव्य और सबसे दिव्य जो भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर था, वो मूल स्थान में बनाया गया। उस मूल स्थान को कहते हैं मुल्तान। और उस पार्श्वनाथ मंदिर में अब नौकार मंत्र नहीं होता, अब वहां मदरसा चल रहा है। सोचा होगा क्या पार्श्वनाथ मंदिर बनाते समय कि छोड़ के भागना पड़ेगा? नहीं। लेकिन क्या हो रहा है पता है ना? अच्छा, 1990 में, एक महीने पहले तक कश्मीर के लोगों ने सोचा होगा क्या कि अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? याद रखना, जहां जहां डेमोग्राफी बदली वहां वहां पलायन हुआ, जहां जहां डेमोग्राफी बदली वहां वहां आतंकवाद बढ़ा, और जब जब डेमोग्राफी बदली तब तब देश के टुकड़े हुए। पिछले 2000 साल में जो 25 टुकड़े हुए हैं वो डेमोग्राफी बदलने के कारण हुए हैं। पिछले 200 साल में जो 7 टुकड़े हुए हैं वो भी डेमोग्राफी बदलने के कारण हुए हैं। और भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और बॉर्डर की सभी 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। स्थिति ठीक नहीं है। डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट। लफ्ज़ जिहाद आप नहीं रोक सकते हैं, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। धर्मांतरण केवल आप नहीं रोक सकते, उसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा। जनसंख्या आप अपनी तो नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरों की नियंत्रित कर सकते हैं क्या? नहीं। उसके लिए भी चीन जैसा कानून बनाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार आप नहीं कंट्रोल कर सकते, उसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा। घुसपैठ आप नहीं रोक सकते, उसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है भारत की जो नियम कानून सिस्टम बदल के ठीक ना हो जाए। इसलिए डॉक्टर बढ़िया है, दवाई अब बदलवाना है, लेकिन दवाई तो तभी बदलेगी जब संसद विधानसभा में दवाई बदलने की मांग उठेगी। आज आपके इस चंदेरी से मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं, भारत के किसी भी माननीय सांसद विधायक को जो विषय, जो मुद्दा संसद विधानसभा में उठाना हो, हमसे संपर्क करें। हम उनको बिल बना के देंगे, हम उनको ड्राफ्ट बना के देंगे। संविधान के दायरे में रहते हुए क्या क्या बदलाव हो सकता है वो हम सब बना के देंगे, लेकिन केवल हमसे संपर्क करें। यही मैं कर सकता हूं। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि इसके बाद ललितपुर भी पहुंचना है।